और आज नेक्स्ट वाला चैप्टर अपने को शुरू करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसे ये वाला चैप्टर पहले, या फिर ये वाला नहीं पढ़ा हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने मेंशन किया था ना कि आपने कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। सर स्कूल पढ़े तो थे। स्कूल में पढ़ा पढ़े स्कूल में पढ़े। ऑलराइट, ग्रेट। तो अगर पढ़ा है तो आई गेस रिलेटिवली शायद थोड़ा सा इजी रहेगा ये वाला चैप्टर पढ़ना आपको। यस सर। ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, बट स्टिल अगर आप बेसिक्स एक बार सीख जाएंगे तो आई गेस इजी रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करंट, एनी आइडिया किसी को कि करंट क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज करंट? सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही बोलते हैं करंट? यस सर। क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोला जाता है? नहीं सर, आयंस भी कभी कभी। हाँ, आपके पास फ्लो ऑफ चार्जेस, जब भी आपके पास फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं आपके पास? करंट, राइट। जो भी इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर। एम्पियर्स, परफेक्ट। ऐसा यूनिट इज एम्पियर्स। नेक्स्ट, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ऐसा यूनिट क्या है इसकी आपके पास? एम्पियर्स। नेक्स्ट, जो भी इसका मैथमेटिकल रिलेशन आता है या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो आप कैसे डिफाइन करते हो आपके पास? करंट दैट इज आई इक्वल्स टू, इट इज द Q by T। फ्लो ऑफ, हाँ, क्यू बाई टी। या फिर अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म में चले जाते हैं तब आपके पास जनरली कैसे डिफाइन करते हैं आपके पास? वैसे तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम सिंपलाइज आई की वैल्यू जो रहती है आपके पास डी क्यू बाय डी टी, राइट। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है आपके पास? चार्ज फ्लोन, तो आपके पास चार्ज कितना फ्लो किया है, एंड डी टी क्या है आपके पास? टाइम टेकन, आपके पास कितना टाइम यहाँ पे लगा है चार्ज को फ्लो करने के लिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस सर। यहाँ तक क्या कोई डाउट है किसी को? नो सर। नेक्स्ट, आपके पास बाय कन्वेंशन हमने यहाँ पे क्या चीज सेट करी हुई है कि अगर मान लीजिए जो भी कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास राइट साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि जो भी आपके पास करंट है, करंट किस तरफ में जा रहा है आपके पास? हमेशा ऑपोजिट साइड। कि आपके पास बाय कन्वेंशन करंट इज ऑपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जिस भी तरफ में आपके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा? आपके पास करंट जाएगा। यहाँ तक क्या कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, नाइस। नेक्स्ट, आपके पास स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, चार्ज की वैल्यू जैसे क्या, आई की वैल्यू किसके बराबर में थी आपके पास? डी क्यू ओवर डी टी, राइट। तो यहाँ से अगर आप डी क्यू को कैलकुलेट करेंगे, डी क्यू किसके बराबर में आ जाएगा? आई डी टी। नेक्स्ट, अगर मेरे को नेट चार्ज निकालना है तो नेट चार्ज कितना रहेगा आपके पास? दैट इज क्यू शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, राइट। यस सर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग क्या पता है किसी को? इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग? नो सर। दैट इज एरिया अंडर द कर्व। मतलब कि अगर आपको करंट और टाइम का बीच का ग्राफ दिया जाए, दैट इज अगर आपको करंट और टाइम के बीच का यहाँ पे ग्राफ दिया जाए एंड आपसे बोला जाए कि आपको यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली आप क्या चीज कैलकुलेट कर दोगे यहाँ पे कि आपके पास कितना एरिया वाला कर्व एनक्लोज कर रहा है। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। मान लीजिए कि आपके पास ये करंट और टाइम के बीच का मैं यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ। पहले करंट कुछ ऐसे है, बाद में करंट बेसिकली यहाँ पे से फॉल ऑफ करते हैं।
जो भी वाली वैल्यू है दैट इज somewhere around 5 seconds. And it is, let's say, somewhere around 10 seconds. 10. क्वेश्चन आपके पास, फाइन चार्ज फ्लो। क्या आपके पास यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो किया है, आपको ये वाली चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। गाइस एक बार ट्राई करोगे। बेसिकली आपने बस एरिया कैलकुलेट करना है इस वाली शेप का, कि जो भी यहाँ पे शेप बन रही है। गाइस ट्राई करना चाहोगे एक बार? Sir, 5, 6, 7, 75. सॉरी, Area 75. एरिया 25, 75. 75। सो 75 कूलम यहाँ पे चार्ज फ्लो किया है। सो Yes, sir. 75 कूलम चार्ज फ्लो किया है। एक मिनट। ITT है। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया आपके पास किसके बराबर में आता है? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करता हूँ, वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, वो कैसे कर सकता हूँ? हाफ इंटू बेस कितना है 5 एंड अगेन हाइट कितनी है आपके पास 10। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 75। बट यहाँ पे चेक करो कि आपके पास ये किस में दिया हुआ है करंट। करंट इज इन मिली एम्प्स। Milliampere. मिली एम्प्स का मतलब क्या रहेगा आपके पास कि चार्ज कितना फ्लो किया आपके पास? मिली कूलम। Millicoulomb. समझ में आया यहाँ तक गाइस? Yes, sir. बाकी लोगों को, एग्जाम, संदीप, नंदिनी, Yes, sir. ऑलराइट, Yes, ठीक है, sir. ऑलराइट। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं। आगे अगर अब मूव करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है कि आपके पास किसी भी एक वायर में से जो भी आपके पास चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज समथिंग बीटा टी माइनस गामा टी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास बीटा और गामा जो है आर कॉन्स्टेंट्स। फाइंड चार्ज। आई की वैल्यू बतानी है आपको कितनी रहेगी। जल्दी से एक बार ट्राई करो। यहाँ पर करंट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है जल्दी से। तो कुछ वैल्यू आई। बेसिकली आपने बस डिफरेंशिएशन करना है इसका, इस क्यू का। देखो कैसे करोगे। आपके पास आई की वैल्यू कितनी होती है? आई इक्वल्स टू DQ by DT. डी क्यू बाई डी टी। तो बेसिकली आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज डी ओवर डी टी बी टी माइनस गामा टी स्क्वायर, राइट। इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हो? चेक करो। Yes, sir. कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाले का बीटा टी की जगह पे कितना हो जाएगा आपके पास? बीटा B. माइनस गामा टी स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा? 2 गामा 2y. टी। B. ये समझ में आई ये वाली चीज? Yes, sir. बाकी लोग गाइस? Yes, sir. ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल। अगर आपके पास जो भी करंट की वैल्यू है दैट इज समथिंग लाइक 3 प्लस 2t एम्पियर, आपको यहाँ पर बताना है कि चार्ज फ्लोन, आपके पास चार्ज कितना फ्लो करेगा इन 0 to 4 सेकेंड्स। 0 से 4 सेकंड तक कितना चार्ज यहाँ पे फ्लो किया है? प्लीज गिव इट अ ट्राई। 416 हो रहे हैं अभी, 418 तक का टाइम आप लोगों के पास। प्लीज गिव इट अ ट्राई।
आंसर आया guys? No sir, about to. आ रहा है? आने वाला है ऑलराइट, शायद। किसी को क्या कोई आंसर आया? एनीवन? ठीक है, प्लीज हैव अ लुक, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, आपके पास यहाँ पे करंट की वैल्यू दी गई है एंड आपको चार्ज निकालना है, तो आप करंट से चार्ज तक कैसे जा सकते हो? यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? dq by dt should be equals to 3 plus 2t, राइट। तो यहाँ से अगर आप dq की वैल्यू निकालो तो आपके पास dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 plus 2 dt टाइम्स dt। dt को आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना रहेगा? dq should be equals to 3 dt plus 2t dt। ये आपके पास dq की वैल्यू आ गई। अगर अब आपको 48 कूलम, जी ये थोड़ा सा गलत हो गए हो, चेक करते हैं। I did. अगर अब आपको यहाँ पे नेट चार्ज निकालना है तो नेट चार्ज कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे इंटीग्रेशन करके। टाइम कितना है? 0 से स्टार्ट कर रहे हो एंड कहां तक जा रहे हो? आपके पास 4 सेकंड्स तक, राइट। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा? q 3 dt का इंटीग्रेशन कितना होता है आपके पास? dt प्लस 2t dt का इंटीग्रेशन कितना रहेगा आपके पास? 2 t स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, लिमिट्स कितनी पुट करनी है? 0 to 4 एंड यहाँ पे लिमिट्स कितनी पुट करनी है? 0 to 4। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पे q की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 times 4 plus 16, that gives you an answer of 12 plus 16, that means 28 coulombs। देखो क्या कोई दिक्कत आ रही है इस वाले क्वेश्चन में? एनीवन? बाकी लोग? No sir. एग्जाम? No, ऑलराइट, ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। आगे आपके पास यहाँ पे मूव करते हैं समथिंग कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आपके पास? कोई आइडिया किसी को? सर दो चार्ज का डायरेक्शन चेंज कर देने के लिए ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। नहीं, आई डोंट थिंक ये सही आंसर होगा। तो So, sir, हाँ जी, the average velocity attained by a free electron on a conductor. ऑलराइट, इसमें से एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट, Okay. दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a conductor under the influence of an electric field। कि आपके पास किसी भी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितनी एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, उसी वाली चीज को हम सिंपली क्या बोलते हैं आपके पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, दैट इज vd इक्वल्स e कैपिटल E टाउ बाय m। क्या चीज है एक बार अभी समझते हैं। vd तो क्या रहेगा आपके पास? ड्रिफ्ट Just velocity. वेलोसिटी, स्मॉल e हमेशा से एक ही चीज रही है, क्या? Charge of electron. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी कैपिटल ई है, कैपिटल ई क्या रहता है आपके पास? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। सर एक बार फिर से सर वो डेफिनेशन बोल दीजिए ना सर, हैंडराइटिंग ही नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक ऐसे कंडक्टर है,
कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास किस एवरेज वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, उसी वाली एवरेज वेलोसिटी को हम बस सिंपली क्या नाम दे देते हैं आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑलराइट, कि आपके पास कितनी एवरेज वेलोसिटी से आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, उसी को हम सिंपली क्या बोल देते हैं आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नंदिनी, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, जिस भी एवरेज वेलोसिटी से वो वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसी को हम बस सिंपली क्या नाम दे देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ये जो m है, m क्या रहेगा आपके पास, मास ऑफ Mass इलेक्ट्रॉन। electron. एंड जो भी ये टाउ होता है, टाउ यहाँ पे एक नई चीज आती है, इसे हम बोलते हैं आपके पास रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट एग्जैक्टली इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब भी आपके पास ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल कोलिजन्स करता हुआ जाता है। तो अगर जो भी वो कोलिजन्स होते हैं, उन्हीं वाले किसी भी दो कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम जो भी लगता है, उसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं आपके पास, रिलैक्सेशन टाइम। आई राइट डाउन द डेफिनेशन। एवरेज टाइम बिटवीन टू successive collisions of an electron। जो भी आपके पास एक एवरेज टाइम लगता है उसी को हम बस सिंपली क्या बोल रहे हैं आपके पास यहाँ पे, टाउ, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ तक फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है विद स्पीड टाइम, दैट इज रिलेशन, सॉरी टाइम के साथ नहीं, विद करंट। कि आपके पास इसका करंट के साथ में क्या रिलेशन, करंट के साथ में अगर आप इसका रिलेशन चेक करोगे तो दैट बिकम्स, दैट इज, अरे दैट I equals N VD EA। यहाँ पे I क्या रहता है आपके पास, Current. करंट, VD अगेन Drift velocity. Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो भी आपके पास यहाँ पे E रहता है, E क्या रहेगा आपके पास, Charge of of electron. Electron. इलेक्ट्रॉन। A क्या रहेगा आपके पास, Area. Area of the क्रॉस सेक्शन हम जनरली आपके पास इसे लेते हैं। एंड जो भी आपके पास ये N रहता है, N क्या रहता है आपके पास, number of electrons. नॉट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, Electrons. So, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलराइट, आपके पास कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं आपके पास, स्मॉल n। इस कैसे होता है, क्या होता है, अभी इसकी बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का कि आपके पास ये क्या चीज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बेसिस पे। एक ले जाओ, क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द करंट थ्रू अ कॉपर वायर हैविंग लाइन आपके पास जो भी यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज 1 mm स्क्वायर। नेक्स्ट, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज समवेयर अराउंड 20 वोल्ट पर मीटर। और बोला गया है कि जो भी स्मॉल n है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट 5, 8.5 into 10 power 28। ठीक है, नेक्स्ट, रुक जाओ, पहले ना एक दूसरी चीज कर लेते हैं, अभी मत करना ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन को मैं अभी नीचे की साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, बाद में करेंगे। इससे पहले बस एक चीज और कर लेते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड मोबिलिटी।
मोबिलिटी क्या होती है, क्या पता है आप लोगों को? मोबिलिटी को हम कैसे define करते हैं? The degree by which the conductor allows the free passage of electrons, something. Degree by which the conductor allows the free passage of electrons. इन अ सेंस बोला जा सकता है आपके पास, बट ये कंडक्टर की नहीं होती है। आपके पास जो भी मोबिलिटी होती है ना, वो हमेशा चार्जेस की होती है। तो आपके पास जो भी यहाँ पे मोबिलिटी रहती है, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास यहाँ पे जो भी म्यू की वैल्यू रहेगी, म्यू क्या रहता है यहाँ पे आपके पास? मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ऊपर की साइड पे क्या था? ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, एंड यहाँ पे क्या रहता है आपके पास? ई से ई क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? कैंसिल आउट। तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर में रहती है? ई टाउ बाय एम। इस वाले म्यू को हम क्या बोलते हैं आपके पास? मोबिलिटी। तो अगर आपके पास वीडी आपको कैलकुलेट करना है और अगर आपको मोबिलिटी दिया जाए, सिंपली उसकी मल्टीप्लाई बस किससे कर देनी है आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ऑलराइट, यहाँ तक की चीजें क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में एक और चीज क्या दी हुई थी? ये दिया हुआ है, एन की वैल्यू दे दी है, इसमें यहाँ पे मोबिलिटी दिया हुआ है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास? 4.5 टाइम्स 10 पावर -6। ये आपके पास मोबिलिटी की वैल्यू दी गई है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको करंट कैलकुलेट करना है कि आपके पास करंट कितना आएगा। होना गिव इट अ ट्राई। Yes, sir. प्लीज गो ऑन एट, गिव इट अ ट्राई। 6:30 हो रहा है, सॉरी 4:30, अबे 4:33 तक का टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके पास कैसे कर सकते हो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है आपके पास? एन वी डी ई। आपके पास सब कुछ है, बट आपके पास अभी वीडी नहीं है। तो सबसे पहले वीडी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? आपके पास वीडी का एक फॉर्मूला भी अभी बताया, क्या? म्यू टाइम्स ई, राइट। आपके पास यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 4.5 टाइम्स 10 into पावर 10 to the power -6, -6. एंड ई की वैल्यू कितनी दी गई आपको? 20। अगर आप सॉल्व 20. करोगे दैट इज 9 into 10 पावर -5, राइट। ऑब्वियसली मीटर्स पर सेकंड। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ से अभी इस वाले ये वाला की वैल्यू यूज करते हुए आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, करंट की वैल्यू कितनी रहेगी? एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8.5 टाइम 8.5 into 10 10 to पावर the power 28, 28. एंड वीडी 9 into 10 to the power -5. ई 1.6 into 10 to the power -19. एंड देन ए। आपके पास यहाँ पे जो भी एरिया है वो 40, इतना ज्यादा नहीं। आपके पास यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी है? mm²। आपके पास 1 mm² 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर के बराबर में होता है, ऑलराइट। तो दैट मीन्स 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। अगर आप ये वाली वैल्यू को सॉल्व करते हो तो जो आई की वैल्यू आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.224 एम्पियर्स। ये आपके पास करंट की वैल्यू आनी चाहिए। प्लीज हैव अ लुक, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? देखो, समझो और बताओ क्या ये समझ में आया? सर Yes, sir. फिर से ऐसे किया सर था. फिर से सर फिर से एक बार। बताओ कौन सा वाला पार्ट जी है? सर ये जो अभी अभी किया वो वाला। आई एम सॉरी, सर अभी जो किया ना I is equals to 8.5 वो वाला। आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या कैलकुलेट किया है? वीडी कैलकुलेट किया है। कैसे? आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला था, क्या? ये रहा, वीडी इक्वल्स टू म्यू ई वाले फॉर्मूले से। वीडी इक्वल्स टू म्यू ई वाला हमने जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो वहां से वीडी की वैल्यू किसके बराबर में आ गई? हाँ, मतलब म्यू ई। म्यू की वैल्यू आपको दी हुई थी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया हुआ था। दोनों की वैल्यू लेते हुए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया कि वीडी की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ तक की चीजें क्लियर है जी? Yes, sir. ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे वीडी की वैल्यू आ गई है तो इसके बाद में हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? करंट का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या था? आई इक्वल्स एन वी डी ई ए। एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, वीडी अभी अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें ऑलरेडी पता होता है,
एंड एरिया आपके पास यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 mm²। अब आपके पास 1 mm में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर। तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे दैट इज 1 mm², तब ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर²। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया आपके पास? 10⁻⁻6। अब ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हुए हमने यहाँ पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करी है, दैट इज 1.224 एम्पियर्स। ये क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ओम्स लॉ। क्या बोलता है ओम्स लॉ आपके पास? एनी आइडिया क्या होता है ओम्स लॉ, जो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो? V is equals to IR. V इक्वल्स आई आर, राइट। ये आपके पास V किसके बराबर में रहता है? आपके पास I टाइम्स R। यहाँ पे V क्या रहता है आपके पास? V क्या होता है आपके पास? Potential. नहीं, पोटेंशियल नहीं होता। इट इज Potential ऑलवेज पोटेंशियल difference. डिफरेंस। हाँ, इट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। कभी भी आप यहाँ पे पोटेंशियल नहीं लेके चलोगे, हमेशा क्या लेके चलोगे? आप पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलोगे। क्लियर है? आपके पास I Yes, sir. ऑब्वियसली क्या रहेगा आपके पास? Correct. Current, करंट। R Resistance. resisted, Conductor. रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। नाइस। नेक्स्ट, अगर आप एक ग्राफ बनाते हो V और I के बीच का, ये वाला ग्राफ आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? हमेशा कैसा आना चाहिए आपके पास? ये money, Curve. लीनियर, नहीं कर्व नहीं, आपके पास एक लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। और Yeah. नेक्स्ट जो भी आपके पास यहाँ पे स्लोप रहेगा, स्लोप बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप इक्वल्स tan थीटा होता है, resistance, दैट इज रेजिस्टेंस। क्लियर है वाली चीज कि आपके पास अगर IV का yes, ग्राफ आ sir. जाए तो आप हमेशा क्या करोगे? स्लोप चेक करोगे। बट यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखना है, हमेशा मतलब बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है कि आपके पास जो भी करंट है ना, करंट को इस वाले एक्सिस पे दे देता है, वाई वाले एक्सिस पे, एंड फिर आपसे पूछता है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा या फिर कितना रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑलवेज कैलकुलेट स्लोप फ्रॉम करंट, कि जिस भी एक्सिस पे आपके पास करंट है उस वाली एक्सिस से बेसिकली आपको यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना है। अब इसका मतलब क्या है आपके पास? अच्छा, ऑल्सो आर की जो भी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है आपके पास रेजिस्टेंस की? MP. नहीं, ओम्स। ओम, Mm, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बेसिस पे ट्राई करते हैं। अरे यार, फाइंड R1 डिवाइडेड बाय R2। ये आपके पास एक गिवन क्वेश्चन है, इसमें आपको I और V के बीच का ग्राफ दिया गया है एंड आपको R1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू बतानी है कि कितनी आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। प्लीज गो ऑन एंड गिव इट अ ट्राई। आया कुछ आंसर? Yes, sir. ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कैसे करोगे। सबसे पहले इसमें आपको करंट का एक्सिस देखना है। यहाँ पे करंट का एक्सिस कहाँ पे दिया हुआ है? वाई एक्सिस पे दिया हुआ है। तब आपको जो भी आप स्लोप कैलकुलेट करोगे आप वाई वाले एक्सिस से कैलकुलेट करोगे। कैसे? आपके पास अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री, एंड ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? 30 डिग्री। ठीक है। अब अगर आपको R1 के लिए कैलकुलेट करना है, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? tan थीटा फॉर्मूला होता है, तो कितना हो जाएगा? tan ऑफ R1 के लिए
येलो वाली लाइन का एंगल कितना है 60 डिग्री, दैट इज √3। लाइकवाइज अगर आपको R2 कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा tan थीटा, दैट मींस tan ऑफ 30 डिग्रीज, वो कितना हो जाएगा आपके पास 1/√3। तो अगर आपको यहाँ पर रेशियो लेना है R1/R2 का, तो वो सिंपली कितना रेशियो हो जाएगा आपके पास √3 डिवाइडेड बाय 1/√3। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास 3:1। ये क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. बाकी लोग क्या कोई डाउट है इसमें? एनीवन? No, ऑलराइट, ठीक है, आगे फिर अब हम मूव करते हैं। जो भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आपके पास किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके पास यहाँ पे जो भी आर की वैल्यू होती है, मान लीजिए आपके पास कि ये कोई भी एक ऐसा कंडक्टर है, आपके पास जो एक कंडक्टर है इसमें क्या है कि जो भी इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए, एंड जो भी आपके पास इसकी लेंथ है वो कितनी लेंथ है आपके पास, मान लीजिए कुछ भी एल इसकी लेंथ है। तो जो भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपके पास किस पे डिपेंड करता है रो एल बाय ए। यहाँ पे आर क्या रहता है आपके पास रेजिस्टेंस, एल क्या रहता है आपके पास लेंथ, Length. ए क्या रहता है आपके पास एरिया, एंड Area. रो क्या रहता है यहाँ पे आपके पास, हम बोलते हैं Constant. रेसिस्टिविटी। रो क्या रहता है आपके पास यहाँ पे रेसिस्टिविटी। ऑलराइट, यहाँ तक फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. yes ठीक है। sir, एक क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा जो भी रेसिस्टिविटी रहती है ना, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। आपके पास शेप एंड साइज से इंडिपेंडेंट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है आपके पास कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, एंड आपके पास उसका जो भी टेम्परेचर है वो कितना है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि एक वही है क्या, एक आपके पास ऐसे एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ है आपके पास एल, एरिया कितना है इसका आपके पास ए, एंड उस टाइम पे जो भी रेजिस्टेंस है दैट इज आर। आपने क्या किया कि इट्स लेंथ इज डबल्ड, अब आपने इसकी लेंथ को क्या कर दिया डबल कर दिया, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस। कि आपने इस सारे वायर को मेल्ट किया, मेल्ट करके आपने उसका जो भी लेंथ है लेंथ आपने डबल कर दी, तब आपको क्या चीज निकालनी है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। एक बार ट्राई करना चाहोगे गाइस? Yes, sir. ठीक है, जल्दी से एक बार ट्राई करो कितना आ रहा है, कितना आएगा। आपको सबसे पहले अगर आपको करना हो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी रो एल बाय ए, ये तो आपके पास ओरिजिनल सिचुएशन को लेके आ गई है, राइट। अब जब आपने लेंथ को क्या कर दिया है डबल, जब भी आप लेंथ को डबल करोगे ना, जो भी अब आपके पास नया वाला एरिया है, नया वाला एरिया कितना हो जाएगा आपके पास हाफ। मतलब कि जिस भी फैक्टर से आप लेंथ को चेंज करते हो सेम फैक्टर से आपके पास एरिया चेंज होता है, बस किसमें डिवाइड में। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? Oh. no, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आपके पास आप अच्छा इसकी रेसिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी क्योंकि रेसिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अब जो भी नया रेजिस्टेंस है आर डैश वो किसके बराबर में आ जाएगा रो एल डैश बाय ए डैश। आर डैश की वैल्यू किसके बराबर में रहेगी दैट इज रो एल डैश की वैल्यू कितनी है 2l 2L. अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास a/2। A by ये 2. वाला 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आर डैश शुड बी इक्वल्स टू 4 4. टाइम्स ऑफ रो एल बाय ए। रो एल बाय ए किसकी वैल्यू थी आपके पास आर की, तो इसका मतलब R. आर डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपके पास 4 टाइम्स आर। मतलब कि अब जो भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 4 टाइम्स हो गया है दैट ऑफ द ओरिजिन। ऑलराइट, रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो गया ओरिजिनल का। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, sir. नहीं,
अगर नहीं है तो हम आगे चलेंगे। बताओ, नो एक और सर क्वेश्चन ट्राई कर लो इसी के बेसिस पर कि अगर आपके पास लेंथ को आप L/3 टाइम्स कर रहे हो तो आपके पास रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर की जो भी आप लेंथ है वो 1/3 टाइम्स कर रहे हो। अगर आपने लेंथ को 1/3 टाइम्स किया है तो क्वेश्चन है कि जो भी उसका नया रेजिस्टेंस है वो आपके पास कैसे चेंज होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, लेंथ कम करने पे रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ तो R/9 ही होना चाहिए ना। अच्छा हाँ सही तो है, R/9, हाँ सही तो है, बढ़िया। कैसा कर सकते हो आपके पास यहाँ पे, अगर आपके पास L डैश कितना हुआ है L/3, तो A डैश कितना हो जाएगा वो आपके पास 3 है। तो जिस भी फैक्टर से आपके पास ये चेंज होगा L, उसी वाले सेम फैक्टर से आपने एरिया को चेंज करना है बस। अगर L डिवाइड में है तो एरिया वाला किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर L मल्टीप्लाई में है तो एरिया वाला किसमें हो जाएगा डिवाइड में। अब आप यहाँ पे अगर आप R डैश की वैल्यू फाइंड करते हो, R डैश की वैल्यू कितनी रहेगी, रो L डैश बाय A डैश, दैट मींस रो L की वैल्यू कितनी L/3 एंड A की वैल्यू 3 है, दैट मींस R डैश की वैल्यू कितनी हो रही है आपके पास 1/9 टाइम्स रो L/A। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/9 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये समझ में आया यहाँ तक Yes, sir. गाइस? बाकी Yes, लोग sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक की चीजें हो गई हैं, आगे चलते हैं। Biasa minta banyak aku satu enggak? Biasa minta banyak aku satu. टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी, जो भी आपके पास रेसिस्टिविटी है वो आपके पास टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, अब हम एक बार उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपके पास जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी है वो कैसे रहती है, रो इक्वल्स, जैसे मैं रो 2 बोल देता हूँ, रो 1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 ब्रैकेट में। आपके पास यहाँ पे रो 2 क्या रहता है, आपके पास रो 2 इज रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2। रो 1 क्या रहता है आपके पास, रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1। अल्फा क्या रहता है आपके पास, इसे हम बोलते हैं आपके पास क्या क्या बोला जाता है, इसे हमने तो भूल गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट T2 क्या रहता है आपके पास, सेकंड टेम्परेचर, एंड T1 क्या रहेगा आपके पास, फर्स्ट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. आपके पास ये वैसे एक रो का फॉर्मूला है कि आपके पास जो भी रेसिस्टिविटी है वो आपके पास टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो रो 2 शुड बी इक्वल्स टू रो 1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ऑलराइट, अब इन अ सिमिलर फैशन आपके पास यहाँ पे रेसिस्टेंस भी सिमिलर पैटर्न पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, R2 शुड बी इक्वल्स टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। गेस कर सकते हो यहाँ पे R2 क्या रहेगा, Resistance. रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। R1 क्या रहेगा आपके पास, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। T1. एंड T1 एंड T2 क्या रहेंगे अगेन आपके पास, जो भी आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर है। क्लियर है वाली चीज? Yes, sir. Yes, क्या sir. ठीक है ठीक है ठीक है, Oh. सॉरी चलो दिल्ली से किसका क्वेश्चन ट्राई करना। द क्वेश्चन इज कि जो भी आपके पास रेसिस्टेंस है ऑफ अ सिल्वर वायर is around 1 ohm. Next,
आपने क्या किया कि एट कितने पे 20 डिग्री सेल्सियस आपने क्या किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ाया है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड so that resistance equals 1.2 ohms. आपको बताना है कि न्यू टेम्परेचर क्या होगा अगर अल्फा की वैल्यू जो है दैट इज 3.8 टाइम्स 10 पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास एक गिवन क्वेश्चन है, प्लीज गिव इट अ ट्राई। हम्म, 5:01 हो रहे हैं। यू हैव टाइम टिल 5:03। आया क्या किसी का? ठीक है, हेलो हेलो, देखो कैसे करोगे आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। जो भी आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? R2 should be equals to R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब बस इसी में आपको वाली वैल्यूज पुट करनी है। नया रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? 1.2 should be equals to 1 ओरिजिनल 1 है, 1 प्लस अल्फा कितना है आपके पास? 3.8 टाइम्स 10 पावर -3। T2 की वैल्यू आपको निकालनी है और T1 कितना दिया हुआ है आपको? 20। तो बेसिकली 0.2 should be equals to 3.8 टाइम्स 10 पावर -3 T2 माइनस 20। जब आप ये वाली वैल्यू सॉल्व करते हो तो जो भी आपके पास यहाँ पे T2 की वैल्यू आती है, आई हैव द फाइनल आंसर, दैट इज 72.6 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, देख लो क्या समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन। बताओ। यस सर, मैंने तो ऐसे ही करा था पर पता नहीं आंसर क्यों नहीं आया। कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो गया हो शायद कुछ, नो सर श्योर। मेरा तो 0 पॉइंट आ रहा था। 0 पॉइंट में आ रहा था तो कुछ गलत कर रहे थे आप। एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे सिमिलर पैटर्न का? माइनस 3 4 5 6 7। ऑलराइट, ठीक है। कैसे कर सकते हो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, लेट मी सी, अगर कुछ होता है तो क्या है? नहीं छोड़ो, आगे चलते हैं। आगे अब आपके पास पढ़ते हैं थोड़ा सा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो चीज शायद आप लोगों को ऑलरेडी आती हो। कैसे कर सकते हो आपके पास ये वाला सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन? सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पढ़ते हैं आपके पास? देखो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी आपके पास दो रेसिस्टेंस आपस में ऐसे सीरीज में लगे हुए होते हैं तो आपके पास ये वाला कितना है R1, ये कितना है आपके पास R2। जो भी इनका इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट कितना आता है आपके पास यहाँ पे? R1 प्लस R2। R1 प्लस सिंपली R2। सीरीज में आपके पास क्या चीज सेम रहती है आपके पास? करंट क्या रहता है आपके पास? सेम। और सेकंड चीज पोटेंशियल क्या करता है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट। पोटेंशियल में वेरी।
यूपीएस पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग हो सकता है या फिर इन जनरल होता है। या तो कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे सेकंड चीज क्या देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है आपके पास, देख लो कि अगर आपके पास एंड टू एंड पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब क्या आपके पास इन दोनों रेजिस्टेंस के जो भी एंड टू एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में आपको कनेक्टेड मिलेंगे। तो ये क्या आपके पास R1, ये क्या आपके पास R2। तब आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, 1/R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्लियर है ये वाली चीज गाइस? ये तो ऑलरेडी बता भी होगी आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या रहता है, इसमें जो भी करंट है, करंट तो क्या करता है आपके पास, करंट वेरीज एंड पोटेंशियल क्या रहता है आपके पास, सेम। इट इज पोटेंशियल रिमेन्स सेम। पोटेंशियल आपके पास हमेशा यहाँ पे सेम ही रहेगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. नहीं। नो सर। तो ठीक है, एक दो बहुत सिंपल सिंपल से एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जांपल है, एक मिनट। हाँ जी, नहीं सर, वो लिख रहे थे। अच्छा ठीक है लिख लो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। एग्जांपल क्या कर रहा है आपके पास, बना लेना एक बार ये वाला एग्जांपल। सर वो क्या है? यहाँ पे सर वो थीटा है या क्या है? आई एम सॉरी, सर वो न फर्स्ट रजिस्टर। ये वाला नो सर, इधर वाला। ये नहीं सर। यस सर। 8 8। या तो आंसर आएगा इसका 9.9 आना चाहिए, बट कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको सबसे पहले किसमें दिख रहे हैं, यहाँ पे सीरीज। ये दोनों आपके पास यहाँ पे सीरीज में है। सीरीज का मतलब आपके पास कितना रहेगा कि यहाँ पे 8, इन दोनों की जगह पे क्या लगा सकते हो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 5 ओम्स, राइट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। नेक्स्ट आपके पास ये 3 और 5 किस में है, 3 और 5 है यहाँ पे आपके पास पैरेलल पैरेलल। में। इनका जो भी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, आपके पास वो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/8। हाँ 15 आपके by पास 8। 8 3, आपके पास यहाँ पे जो भी इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इनका कितना लिख सकते हो, दैट इज 15/8, राइट। यस सर। नेक्स्ट अब ये दोनों आपके पास यहाँ पे किस में है, ये सीरीज में है। इनका आप सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे लिख सकते हो, RS शुड बी इक्वल्स टू 8 प्लस 15/8, दैट मीन्स 64 प्लस 15/8, राइट। कितना आंसर आ जाएगा, 979/8। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार ट्राई करना। भगवान। सॉरी, एक्सक्यूज मी। 3 1 5 6 2, A और B, फाइंड REQ between A and B।
ये क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार ट्राई करो, ठीक है? ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। हाँ 1.7 कैसे कर सकते हो? आपके पास यहाँ पे ये 3 और 1 किस में है आपके पास? यहाँ पे सीरीज, 2 and 6 किस में आपके पास? अगेन सीरीज। तो जो भी इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना रहेगा आपके पास? इसका कितना रहेगा? 4, बीच वाले का 5 चल रहा है, एंड इसका कितना आएगा आपके पास? 8। एंड फिर ये तीनों आपके पास यहाँ पे किस में है? यहाँ पे अच्छा मैंने आपको पॉइंट, हाँ ये तीनों किस में आपके पास? यहाँ पे पैरेलल में। तो आप जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इन तीनों का कैसे निकाल सकते हैं? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/5 प्लस 1/4। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास? 45 प्लस इसका कितना रहेगा? 8 प्लस 10, तो दैट इज 40/23 ohms। Yes, sir. ये क्लियर है वाली चीज यहाँ तक? Yes, sir. बाकी लोग? सर 10 कहाँ से आया? आई एम सॉरी, सर 10 कहाँ से आया? 10 एलसीएम लेके आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले 40 को डिवाइड करना है बेसिकली 4 से, तो कितना बचेगा आपके पास? 10। उस वाले 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। आया समझिए? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करो। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए सॉल्व करने में। ये आपके पास ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। क्वेश्चन इज आर ए बी आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। प्लीज गिव इट अ ट्राई। देख लो भाई, सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे? जो भी आपके पास ये तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों किसमें आपके पास? यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन तीनों का क्या लगाना है आपने? यहाँ पे सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है। सीरीज कॉम्बिनेशन 1 1 1 का कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे 3। फॉलो कर रहे हैं यहाँ तक? 8.0. 8.0 8.6, sorry. 8.6 आई गेस सही होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत आ रहा है इस तरह। देख लो, तो इन तीनों का कितना रहेगा आपके पास इक्विवेलेंट? दैट इज 1 1 1, दैट इज 3 ohms। यहाँ तक फॉलो कर रहे हो गाइस? Yes, sir. बाकी लोग 7 ohms नहीं दिया। अब फिर इन दोनों का 3 और 5 का कैसा इक्विवेलेंट निकलेगा आपके पास? यहाँ पे पैरेलल इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे किसमें कनेक्टेड है आपस में? पैरेलल में। Parallel. तो आपके पास जो भी इनका पैरेलल इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? हैव अ लुक, दैट इज 15/8 ohms। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, No, sir. sir. अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 2, ये तीनों आपके पास अगेन किस में? आपके पास यहाँ पे सीरीज में। Series. तो इनका जो भी आपके पास एक सीरीज इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? सिंपली कैसे निकाल सकते हो? तीनों को बस सिंपली क्या कर दो? यहाँ पे ऐड कर दो। अगर आप तीनों को ऐड करोगे द आंसर इज अबाउट 55/8 ohms। फिर 9 और इन दोनों का कैसा इक्विवेलेंट निकलेगा आपके पास? पैरेलल इक्विवेलेंट। Parallel. तो अगर आप इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या आंसर रहेगा? अरे इन दोनों का अगर आप पैरेलल सॉल्व करोगे तो द आंसर इज अबाउट 495 डिवाइडेड बाय 127 ohms। एंड लास्टली ये तीनों किस में रहेंगे आपके पास? सीरीज में। जो भी इनका सीरीज इक्विवेलेंट आएगा दैट इज 1511/127 ohms। आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? No, sir. No, sir. नहीं। ऑलराइट, ठीक है, तो गाइज आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं। बाकी का चैप्टर अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। Yes, thank you, sir. Thank you, sir. ऑलराइट, थैंक यू बाय। सर।